राजस्थान की सियासत का मौसम बदलता है, बिगड़ता है और अनिश्चितताओं के जो बादल हैं वो लगातार मंडराए रहते हैं। लेकिन आज राजस्थान की सियासत में पूरब से पहुंचे बादलों ने पश्चिम में रिमझिम बारिश कर दी। नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र किलानौत और थिंक 360 के खास कार्यक्रम धारा प्रवाह में आपका स्वागत है। चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी और थिंक 360 के एडिटर इन चीफ श्रीपाल सत्तावत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, रिमझिम बारिश लगातार जारी है। पूरब के जो बादल हैं अब पश्चिम में बरसात करने लगे हैं। सचिन पायलट का बाड़मेर दौरा, बाड़मेर की जनसभा, तमाम तरह की बातें किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, रिमझिम बारिश इसको नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि उमस पैदा की है उसने। जो पूरब से नेता गए हैं उन्होंने पश्चिम में उमस पैदा की है। और ये उमस आगे जाकर के किस तरह के तापमान को रूप देगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल आज की जो सभा थी बाड़मेर में, वो एक तो उसकी एक इमोशनल अपील थी। हेमराम चौधरी ने अपने पुत्र को खोया, वीरेंद्र चौधरी को, और उनकी याद में ये वीरेंद्र धाम बनाया गया, जिसमें करीब 84 स्टूडेंट्स के लिए, जो गर्ल्स हैं उनके लिए एक अकोमोडेशन तैयार किया गया। बेशकीमती जमीन उन्होंने दी, 3 बीघा जमीन में ये तैयार किया गया। इमोशनल अपील इस मायने में भी है, अगर आप सचिन पायलट के या तमाम नेताओं के भाषण को सुनेंगे तो उसमें एक चीज उभर करके आई कि पायलट जो है, पायलट ने खुद ने भी कहा कि मैंने अपने पिता को खोया, हेमाराम जी ने अपने पुत्र को खोया। और हरीश चौधरी के अगर संबोधन को देखेंगे तो उसमें एक चीज उभर करके आती है कि सचिन पायलट जी, आपने उस वक्त हेमाराम जी को हिम्मत दी जब वो एक तरह से टूटे हुए थे। तो एक इमोशनल कनेक्ट भी पूर्व और पश्चिम के बीच में इसके जरिए बना है। इसके राजनीतिक मायने अगर देखें तो आप खिलाड़ीलाल बिरवा के स्पीच को सुन करके देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि बादल मंडरा रहे हैं, बरसात भी होगी और सरकार भी बनेगी। यानी संकेत दे दिया है कि आने वाले वक्त में कुछ दिनों में या कुछ महीनों में जो पायलट का खेमा है ये एक बड़ा निर्णय लेने वाला है। और ये बरसात किसकी उम्मीदों को हरा करेगी और किसकी उम्मीदों को तबाह करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक सिंबॉलिक तौर पर देखें तो राजस्थान की राजनीति अब एक नया मोड़ लेने जा रही है। और आज जो सभा थी बाड़मेर की, वो अपने आप में उस लिहाज से काफी संकेत करती। सर, आपको नहीं लगता कि मंच पर 12 विधायक पहुंचते हैं, 4 मंत्री पहुंचते हैं, कुल मिलाकर 16 लोग वो थे जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, और गिरिराज सिंह मलिंगा की वहां पर मौजूदगी, खिलाड़ीलाल बैरवा की वहां पर मौजूदगी, ना कांग्रेस का कोई चुनाव चिन्ह था वहां पर, ना कांग्रेस का कोई सिंबल था, एक अलग तरह का कार्यक्रम। तो सचिन पायलट का इससे पहले जो अनशन हुआ उसमें भी कांग्रेस का कोई सिंबल नहीं था, यानी कि एक अलग तरीके से हटके कार्यक्रम सचिन पायलट ने किया। कहीं ना कहीं अगर सचिन पायलट अपने बारे में क्या फैसला लेंगे ये सचिन पायलट जानते हैं, लेकिन एक अघोषित तीसरा मोर्चा और उसकी आहट क्या राजस्थान में अब दिखाई नहीं देती? देखिए, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है आमतौर पे। अगर सीधे तौर पर देखें तो अनशन में भी पायलट के खेमे के पास में या पायलट के पास में एक जवाब है कि वो अनशन जो है वो पार्टी फोरम पे नहीं था, पार्टी के झंडे के नीचे नहीं था। वो पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ था और उनका इंडिविजुअल अनशन था। आज वाले में भी एक तर्क हो सकता है कि ये एक कार्यक्रम था, सामाजिक कार्यक्रम था, और वो उसमें कांग्रेस का कोई सीधा संबंध नहीं था। कांग्रेस के मंत्री जरूर रहे हेमाराम चौधरी, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र की याद में एक हॉस्टल बनाया और वो कार्यक्रम उन्होंने सामाजिक तौर पे किया जी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, हालांकि एमएलएज की संख्या को लेकर के अलग अलग तरह के दावे हैं। पायलट का खेमा करीब 30 एमएलएज की मौजूदगी बता रहा है, लेकिन जो फैक्ट आ रहे हैं वो अलग तरह के हैं। आज जो आयोजन हुआ उससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि हाँ, कुछ पक रहा है जी। खास तौर पर जो एक बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे, एक जगह का चयन देखेंगे, और जो सांकेतिक भाषा में भाषण दिए गए, जो जैसा कि मैं जिक्र किया था कि खिलाड़ीलाल बिरवा एससी आयोग के अध्यक्ष हैं, एमपी रह चुके हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, वो पूर्वी राजस्थान में धौलपुर से रिप्रेजेंट करते हैं, करौली और धौलपुर से वो एमपी भी रह चुके हैं जी। आप अगर पूर्वी राजस्थान की नुमाइंदगी को देखेंगे तो एक समीकरण यहाँ पे स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है, और उससे लग रहा है कि जो 42 सीटें हैं इस इलाके की,
जी पूर्वी राजस्थान की, जी वहां पर जो कास्ट कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है पायलट के पक्ष में, जी वो शायद कांग्रेस और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी करने वाला है। जी और अगर इस खेमे की या तीसरा मोर्चा जिसको लेकर चर्चा हो रही है, जी अगर पायलट उस तरफ जाते हैं तो ये सबसे बड़ी जो जीत होगी, सबसे बड़ा जो आधार बनेगा वो यही इलाका बनेगा। न केवल गिरिराज मलिंगा की मौजूदगी, जी वो उस इलाके में 4 विधानसभा सीटें हैं धौलपुर की, चारों की चारों सीटों पर राजपूत मतदाताओं की बड़ी मौजूदगी वहां पर है। जी अ, बाड़ी से खुद रह चुके हैं मलिंगा, पंचायत राज में काफी मजबूत है। और राजाखेड़ा से एमएलए रह चुकी हैं। बसेड़ी से अभी ये हैं खुद खिलाड़लाल बेरवा। तो जी मलिंगा, खिलाड़लाल बेरवा, मुरारलाल मीणा और गिरिराज खटाना। पायलट और गिरिराज मलिंगा का मैंने जिक्र किया, और खटाना। तो आप ये देखेंगे कि 3-4 जो इम्पोर्टेंट वहां पे जातियां हैं जो वहां के राजनीतिक समीकरणों को बदलती और बनाती है, वो एक गठबंधन वहां पे दिख रहा है। और पायलट की खुद की अपील तो है ही पूरे इलाके में, पूरे पश्चिमी राजस्थान में कार्यक्रम हुआ है सर। पूर्वी राजस्थान में तो साफ बात है कि सचिन पायलट खुद भी मजबूत हैं और अपने बूते पर बहुत कुछ बड़ा नहीं, फॉलोइंग अगर आप देखेंगे तो पायलट की फॉलोइंग सिर्फ पूर्वी राजस्थान तक या एक जाति तक उसको नहीं रख सकते। पूरे राजस्थान में फॉलोइंग है। 5 साल वो पीसीसी चीफ रहे, लगातार इस सरकार में रहते हुए भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, यूथ को अपील कर रहे हैं। और उनके काफिलों में अगर आप चाहे जोधपुर की बात कर लें, जोधपुर में भी वो जब जाते हैं तो उनके साथ में सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां होती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सर पहली बार राजस्थान की राजनीति में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि सचिन पायलट को अब तक पूर्वी राजस्थान का मजबूत नेता बताया जाता रहा, सचिन पायलट कहीं ना कहीं एक सेतु बनने का काम कर रहे हैं पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी में, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी में? नहीं, पूर्वी राजस्थान का नेता वो बताते रहे जो पायलट को नापसंद करते हैं या पायलट को बिल्कुल एक इलाके में सीमित करना चाहते हैं जाति आधार पर। मुझे लगता है कि पायलट की रीच अब पूरे स्टेट में है, पूरे राजस्थान में। खासतौर पर जब उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर काम किया, आप हनुमानगढ़ की रैली देख लीजिए जो पिछले दिनों उन्होंने की, शेखावाटी की रैली देख लीजिए जो उदयपुर वाटी में उन्होंने की। इसी तरह से आज बाड़मेर की सभा को ले ले, जिसका क्रेडिट निश्चित रूप से हेमाराम चौधरी को जाता है। आज की अगर मंच को देखें, मंच के जातीय संतुलन को भी देखें, तो आप हेमाराम चौधरी वहां पे मौजूद हैं, ब्रिजेंद्र ओला वहां पे मौजूद हैं, हरीश चौधरी वहां पर मौजूद हैं, दीपेंद्र सिंह शेखावत वहां पे मौजूद हैं, राजेंद्र गुढ़ा वहां पे मौजूद हैं, मलिंगा वहां पर मौजूद हैं। तो दो जो बड़ी जातियां हैं राजस्थान की, उनके नुमाइंदे वहां पर मौजूद है और पायलट के साथ है। उसके बाद पायलट जाते हैं क्षत्रिय वोक्सन के जो प्रमुख हैं भगवान सिंह रोल साहब सर, उनसे उनकी अलग से मीटिंग होती है। उसमें विजेंद्र ओला भी मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पायलट ने अपनी फॉलोइंग के साथ साथ, फॉलोइंग तो उनकी है ही, आप ये देखेंगे कि एक वीडियो, आप पैरामीटर क्या हो सकता है आज के वक्त में किसी की लोकप्रियता को नापने का, वो ये है कि आप किसी भी नेता के ऊपर वीडियो बना करके आप उसको अपलोड करके देखें, उस पे रीच किसकी कितनी आ रही है। अगर गूगल के उसको आप ऐप के ऊपर जाकर के देखेंगे तो गहलोत साहब 9वें नंबर पे आते हैं, इसमें 9वें 10वें नंबर पे। पायलट अपील करते हैं, किरोड़लाल मीणा अपील करते हैं, हनुमान बेलीवाल अपील करते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया अपील करती हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत करते हैं। लेकिन उस पैरामीटर से अगर देखें जो फॉलोइंग के हिसाब से या वीडियो देखने के हिसाब से, रीच के हिसाब से, तो मुख्यमंत्री 9वें 10वें पे चले जाते हैं। कई बार वो 11वें 12वें नंबर पर भी होते हैं। तो वो एक इंडिकेशन है कि हाँ, फॉलोइंग में पायलट की बहुत बड़ी फॉलोइंग है। और उसके साथ में वो जो अब एक सामाजिक समीकरण बना रहे हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वो जल्द ही मेवाड़ में भी कोई इसी तरह की सभा करेंगे। चर्चा ये भी है कि कोई लेक्चरर हैं वो मेवाड़ में पायलट को लेकर का काफी कुछ काम कर रहे हैं। उनकी कोशिश है। रणधीर सिंह भिंडर जैसे नेता, रणधीर सिंह भिंडर को लेकर आम आदमी पार्टी भी काम कर रही है। देवेंद्र कटारा और वहां के जो संभाग प्रभारी है आम आदमी पार्टी के कृष्णावत, वो काम कर रहे हैं। साथ ही पायलट के खेमे की तरफ से भी कोई लेक्चरर बताए जा रहे हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि रणधीर सिंह भिंडर उनको ज्वाइन करें। तो
मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में मेवाड़ में कोई बड़ी सभा होगी, हाड़ौती में होगी। हाड़ौती में प्रहलाद गुंजल जो हैं उनको लेकर के भी एक मैकेनिज्म पे काम चल रहा है, क्योंकि प्रहलाद गुंजल बीजेपी में कंफर्टेबल नहीं है, खासतौर पर ओम बिरला की वजह से। और पायलट के समर्थकों को ज्यादातर को लगता है कि प्रहलाद गुंजल, भरत सिंह और रामनारायण मीणा जैसे नेताओं को अगर जो धरातल पे जोड़ा जाए अच्छे तो जी। उससे काफी चीजें बदल सकती है। जी। एक जो तो एक मैकेनिज्म पे काम लगातार चल रहा है, और मैकेनिज्म पे काम अकेले पायलट ही नहीं कर रहे हैं, उस मैकेनिज्म पे गहलोत भी काम कर रहे हैं जी। ये जो सीमेंटिंग हो रही है अलग अलग जातियों की, मीणा और गुर्जर को जिस तरह से पहले पॉलिटिकल राइवलरी थी उसको खत्म किया, जो 36 के आंकड़े थे उनको 63 में बदला पायलट ने, और उसके बाद में पूर्वी राजस्थान में एक बड़ा रिजल्ट दिया पिछली बार। उसी बेल्ट में अगर माली, काछी, कच्छावा, कुशवा, ये जो माली समुदाय है, इसके वोट बैंक को मोबिलाइज करने के लिए जो एक्सरसाइज हो रही है, आरक्षण आंदोलन जिस तरह से उठ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म सरकार के जो नुमाइंदे हैं, गहलोत के समर्थक हैं, वो एक खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक नए वोट बैंक को वहां पे उभारा जा सके गहलोत साहब के समर्थन। एक जो सर सबसे बड़ी चर्चा आज के कार्यक्रम की है, कर्नल सोनाराम की वहां पर मौजूदगी। इसके बहुत बड़े मायने सियासत के गलियारों में निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कर्नल सोनाराम चौधरी अशोक गहलोत के बिल्कुल ध्रुव विरोधी रहे हैं। मदेरणा परिवार के समर्थक अब तक माने जाते रहे हैं, फिर बीजेपी से सांसद बने, तो उनकी वहां मौजूदगी, और यहां तक कि बाड़मेर के बहुत बड़े जाट नेता हैं। देखिए, कर्नल सोनाराम निश्चित रूप से परशुराम मदेरणा के समर्थक रहे हैं, और उससे कहीं ज्यादा वो गहलोत के क्रिटिक रहे हैं, गहलोत के विरोधी रहे हैं। जब वो एमपी थे कांग्रेस से, तब भी गहलोत के खिलाफ वो मोर्चा साधे रखते थे। पश्चिमी राजस्थान से दो बड़े नेता थे जो गहलोत को चुनौती देते रहे, नरेंद्र सिंह भाटी और कर्नल सोनाराम। जहां तक हेमाराम चौधरी के पुत्र की याद में जो आज आयोजन हुआ वीरेंद्र धाम का, वहां पे पहुंचने के पीछे एक बड़ी वजह तो ये कि हेमाराम चौधरी का जो रेस्पेक्ट लेवल है वो दूसरे नेताओं से कहीं बड़ा है, दूसरे जाट नेता कांग्रेस के हैं या बीजेपी के, उनसे कहीं ज्यादा है। उनके एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल ज्यादा है, लोग उनको इज्जत से याद करते हैं, इज्जत से बुलाना पसंद करते हैं। उनके यहाँ जाना निश्चित रूप से कर्नल सोनाराम की मजबूरी भी रही होगी, और हेमाराम जी ने उनको बुलाया भी होगा। लेकिन जब राजनीति गहलोत वर्सेज अदर्स की हो रही हो, या गहलोत को घेरने की हो रही हो, तो निश्चित रूप से कर्नल सोनाराम को वो सूट करता है। और खासतौर पर बीजेपी में कर्नल सोनाराम के लिए अब संभावनाएं कम बची है। कैलाश चौधरी का वहां पे उदय हुआ है, वो केंद्र में मंत्री बने हैं। कर्नल सोनाराम के लिए अब कोई स्कोप वहां पे बचता नहीं है। बायतू से हरीश चौधरी खुद लड़ रहे हैं, बायतू से कर्नल कैलाश चौधरी लड़ रहे हैं, जहां से बायतू से खुद कर्नल सोनाराम चुनाव लड़ते रहे। तो ऐसे में अगर एक कोई तीसरी संभावना बनती है तो निश्चित रूप से कर्नल सोनाराम उसके साथ जाना पसंद करेंगे। और खास तौर पे इसलिए भी कि जो 70 साल का एज पैरामीटर बीजेपी मान के चल रही है, उसमें भी कर्नल सोनाराम बीजेपी के साथ फिट नहीं बैठता है। क्या लगता है सर, अशोक गहलोत लगातार सरकार रिपीट का दावा कर रहे हैं और बहुत आत्मविश्वास से लवरेज भी दिख रहे हैं। महंगाई राहत कैंपों के बहाने वो बिल्कुल ये दावा कर चुके हैं कि सरकार रिपीट होने वाली है। बाड़मेर कहीं ना कहीं अब आज के कार्यक्रम के बाद में एक चुनौती बनते दिख रहा है। पहले हरीश चौधरी भी लगातार मुखर थे, उसके बाद में थोड़ी सी एक खामोशी, और उसके बाद में आज सचिन पायलट के साथ में आप अगर बाड़मेर की बात नहीं करें, जैसलमेर को भी लें, पूरे पश्चिमी राजस्थान को लें, साले मोहम्मद रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरकार में जी, ठीक है। सिंधी मुसलमानों के बड़े नेता हैं जी, गाजी फकीर के वारिस माने जाते हैं जी, पॉलिटिकल वारिस जी। उनके परिवार से ही वहां पे जो पूर्व जिला प्रमुख है वो वहां पर पहुंचे। इसका मतलब काम तो कुछ बड़ा हो रहा है, और ये अपने आप में पश्चिमी राजस्थान में गहलोत को अपने उनके ही घर में घेरने की ये कोशिश है। जहां तक गहलोत की बात है, हर मुख्यमंत्री ये दावे करता है जब सरकार में होता है, अपनी योजनाओं के बूते, अपने एक्सरसाइज के बूते, जो फीडबैक आता है इंटेलिजेंस का, उसके बूते पे उनको लगता है कि सरकार उनकी रिपीट होगी। जहां तक इंटेलिजेंस की बात है, इंटेलिजेंस के इनपुट जो पहुंचते हैं ऊपर तक, वो उसमें काफी चीजें बदलती जाती है। ग्राउंड लेवल से जो पहला फीडबैक आता है वो बिल्कुल सही माना जाता है, लेकिन बाद में लिहाज का सिलसिला शुरू होता है। ग्राउंड लेवल से जैसे
बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, हम्म। उसको थोड़ा सा ठीक कर दिया जाएगा, जी। फिर वो ऊपर जाएगी, थोड़ा सा वो ठीक कर देंगे। हम्म। जब सरकार के मुखिया तक पहुंचती है तो वो रिपोर्ट उनके पूरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। आसपास ठीक हो जाती है। जी। अभी जो बजट में घोषणाएं की गई है, महंगाई राहत कैंप हो रहे हैं, जी। उनको लेकर के भी सरकार को उम्मीद है, गहलोत साहब को खुद को उम्मीद है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो जनोन्मुखी योजनाएं राजस्थान में लागू करते रहे। जी। लेकिन आप अगर वाजपेयी जी की सरकार देखेंगे, जी। फील गुड फैक्टर उन्होंने भी देखा था। हम्म। प्रचार के मामले में भी प्रमोद महाजन उनके सबसे बड़े सूत्रधार थे, सबसे बड़े रणनीतिकार थे। जी। उन्होंने प्रचार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हम्म। उस वक्त देश को राजमार्गों के जरिए जोड़ने की योजना भी वाजपेयी जी की देन थी। जी। वाजपेयी जी चाहते थे कि नदियों को जोड़ा जाए, हम्म। और एक अलग कॉम्बिनेशन के साथ में वो सरकार बनी थी। माना जा रहा था कि वो सरकार भी रिपीट होगी और फील गुड फैक्टर काम करेगा। तो इसी तरह के फील गुड फैक्टर को लेकर के ये सरकार भी उम्मीद कर रही है। कितना फील गुड होगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। सियासत में इशारों की भाषाओं में बात की जाती है, बात कही जाती है, बात पहुंचाई जाती है। पेपर लीक को लेकर सचिन पायलट आज मुकरते तो यकीनन निशाना गहलोत सरकार की तरफ था। तो ये एक बड़ा मुद्दा है सर कि आज फिर पश्चिमी राजस्थान से सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं सरकार से अपनी जो नाराजगी है उसको जाहिर किया है। सचिन पायलट जो है वो मतलब ये बड़ी विचित्र बात है कि गहलोत जिस धीर गंभीर मुद्रा के लिए पहचाने जाते थे, वो मुद्रा उन्होंने खो दी। उनकी भाषा का स्तर जो होता है वो कई बार किसी पार्षद से भी नीचे चला जाता है। एक यूथ के हिसाब से, एक एग्रेसिव लीडर के हिसाब से लोगों को लगता था कि पायलट में वो धीर गंभीर मुद्रा होगी या नहीं, इतने धीर गंभीर होंगे कि नहीं होंगे, उनसे इस तरह की अपेक्षा शायद ना रही हो। लेकिन उन्होंने उन सब लोगों को निराश किया जो उनके एग्रेशन की उम्मीद कर रहे थे। पायलट बड़े सधे हुए अंदाज में अटैक करते हैं, बिल्कुल धीर गंभीर नजर आते हैं। उनकी भाषा का स्तर जो है वो बहुत ही लगता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बात कर रहा है, जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जिसने पूरी दुनिया को अपने निगाह से देखा है। यूथ है, एग्रेसिव है, लेकिन बहुत ही धीर गंभीर है। तो पायलट की इमेज एक अलग तरह से उभर करके आ रही है इस विषम परिस्थिति में, जिसमें आपा हो सकता है उनको खोना पड़ता, लेकिन उन्होंने आपा नहीं खोया। वो लगातार सरकार पर अटैक भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मौका भी नहीं दे रहे कि कांग्रेस सीधे तौर पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सके। जी। हेमाराम चौधरी को आज फिर से सक्रिय राजनीति में लौटने की बड़ी अपील की गई है, उनका हाथ उठवाया गया, जनता से समर्थन करवाया गया। तो कहीं ना कहीं अगर हेमाराम चौधरी फिर से सक्रिय राजनीति में लौटते हैं, उनकी जो बेटी है वो सक्रिय राजनीति में है, लेकिन आशंका हर बार होती है क्योंकि हेमाराम चौधरी अब अनविलिंगनेस के साथ है, वो राजनीति नहीं करना चाहते। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, बीच में उन्होंने मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया था। तो दो तीन नेता ऐसे हैं जो इस मंत्रिमंडल में, जैसे भरत सिंह ने मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इससे पहले अर्जुन सिंह देवड़ा ने मना कर दिया था बीजेपी सरकार के रहते हुए कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, है ना। एक्सपेंसिव पॉलिटिक्स जो हो रही है या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें कई लोग अपने आप को फिट नहीं पाते। उनको लगता है कि हो सकता है आप किसी के चंदे से चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन उनकी भरपाई कैसे करेंगे, तो वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते। हेमाराम चौधरी भी उस लिहाज से अपने आप को अनफिट पाते हैं। उनको लगता है कि अब नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। इसीलिए आज जो जनता जुटी, भीड़ जुटी, तो उसकी तरफ से हाथ खड़ा करवाया गया कि हेमाराम चौधरी राजनीति में बने रहे, और उनका जो नजरिया है, उनके सोचने का जो तरीका है, जिस मानवीय भाव के साथ वो राजनीति करते रहे, उन गुणों के साथ इस तरह के लोग सक्रिय रहे, वो इच्छा जनता की भी रही होगी, और खासतौर पे जो मंच पे लोग बैठे हैं उनके भी। लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हेमाराम चौधरी शायद इस बार चुनाव ना लड़े, इतनी बड़ी अपील के बाद भी, इतने लोगों के समर्थन के बावजूद भी। ऐसी स्थिति में बीजेपी की निगाह भी उनकी पुत्री पे है। बीजेपी भी बाड़मेर में एक ऐसा उम्मीदवार तलाश रही है जो वहां के राजनीतिक समीकरणों को बदल सके। बाड़मेर प्रॉपर सीट से एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश में बीजेपी है। वहां पे डॉक्टर प्रियंका चौधरी है, मृदुलेखा चौधरी है,
वो वहां पे पहले से एक्टिव है और बीजेपी से चुनाव भी वो लड़ चुके हैं, जिला प्रमुख रह चुके हैं मृदुलेखा और प्रियंका चौधरी। लेकिन बीजेपी को लगता है कि अगर हेमाराम जी के परिवार से, चाहे उनके बेटी या उनके पुत्र वधु अगर बीजेपी से चुनाव लड़े तो वो ज्यादा वहां के जो समीकरण है उनके लिहाज से ठीक रहेंगे और बीजेपी को उससे बड़ा फायदा हो। सर दो बड़े जातियों को साधने की कोशिश आज हुई है, या फिर जिस तरह की फोटो आई कार्यक्रम के बाद में सचिन पायलट आलोक धाम पहुंचते हैं, जो क्षत्रिय संघ के संरक्षक है भगवान सिंह रावल साहब सर के पास में। तो उस फोटो की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चर्चा है, क्योंकि बाड़मेर की राजनीति को राजपूत समाज यकीनन बड़े स्तर पर प्रभावित करता है, और जो सबसे बड़ा संगठन है बाड़मेर की राजनीति नहीं, पूरे राजस्थान की राजनीति में क्षत्रिय संघ का अपना प्रभाव। जब हीरक जयंती समारोह था उसमें भी पायलट को आमंत्रित किया गया, तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया था। पायलट कहीं व्यस्त थे, लेकिन उस आयोजन से पहले वो जो संघ शक्ति है कार्यालय है क्षत्रिय संघ का, वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने मुलाकात की थी उस वक्त भी। और अब चूंकि उनके पास ये जानकारी थी कि जो संघ प्रमुख हैं क्षत्रिय संघ के, वो उनकी तबीयत नासाज है, तो वो तबीयत पूछने के हिसाब से वो गए, लेकिन उसका मैसेज बढ़ा गया है। खास तौर पर उस स्थिति में जब बीजेपी के ही ज्यादातर नेता अब एक अलग तरह की राजनीति पे फोकस करना चाह रहे हैं, तब पायलट चाहते हैं कि एक वोट बैंक अगर बीजेपी से भी तोड़ा जा सके तो उस पर भी काम किया जाए। तो राजस्थान के तमाम मुद्दों पर आज वरिष्ठ साथी श्रीपाल सक्तावत के साथ में हमने चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा, आपके साथ में फिर जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।